हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो इससे पहले शुरुआत करने वाले। इससे पहले आपने जो डिस्क्राइब करा था, इससे पहले जो टाइप के पॉलीमर्स को डिस्कस करा था वो आपने देख चुके हैं। अब जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है? बायोपॉलीमर है। ठीक है, बायोपॉलीमर वर्ड से क्लियर है, जो बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि आपने इस पॉलीमर्स को एटमॉस्फेयर में किसी भी प्लेस पे सॉइल्स में यदि आप इसको पुट कर देते हैं तो कुछ समय पश्चात वो मॉलिक्यूल जो रहता है उसके मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद वो सॉइल्स में मिक्स हो जाते हैं और किसी प्रकार का उससे साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। ओके, तो ये पॉलीमर जो है उन सभी टाइप के पॉलीमर जो रहते हैं, जनरली 3 टाइप के पॉलीमर्स हैं। ओके, और इसके बाद अपन देखेंगे किसी भी पॉलीमर की कितनी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि आपका उसका विजुअल क्या है, उसका क्या विजुअल होता है, उससे आइडेंटिफाई करा जाता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे अपन इसको आइसोटैक्टिक, फिर उसके बाद सिंडाइएक्टिक और फिर एटेडक्टिव टाइप के होते हैं। ठीक है, इनको अभी देखेंगे। सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं इन पॉलीमर्स के। पॉलीमर्स लाइन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूल के शॉर्टकट नेम। ठीक है, कई बार मॉलिक्यूल के शॉर्टकट नेम बहुत पूछा जाता है। तो चलो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है PHBV कहा जाता है, इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलवेरेट। ठीक है, वेलएरेट। तो ये मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आता है कि इस मॉलिक्यूल में या ये जो पॉलीमर बनेगा इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो इसकी मोनोमर यूनिट आपको जैसा बताया पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलवेरेट को कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसका नाम है, ठीक है, अल्फा। इसे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये अल्फा और ये बीटा, तो आप बीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी बेसिस पे भी आप इसका नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कंपाउंड हो जाएगा और इस बेसिस पे इसको आपने बोला है क्या, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यहाँ पे देखेंगे क्या जाएगा, इस कार्बन को 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी अटैच है और आपको दिख रहा है 3 4 और ये 5, तो टोटल 5 हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये दोनों मॉलिक्यूल को कॉम्बिनेशन करते हैं और पॉलीमराइज करते हैं। पॉलीमराइज करेंगे तो कंपाउंड में क्या फॉर्मेशन बनेगा, तो इसमें जो कंपाउंड बनता है वो एक पॉलीएस्टर लिंकेज बनता है। ठीक है, जिसे आप PHBV कह रहे हैं। ओके, ये जो कंपाउंड है फर्स्ट कंपाउंड BHBV, ये बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज रखता है। ओके, तो देखो, तो कॉम्बिनेशन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दिया यहाँ से क्या क्या लीकेज होने वाला है या क्या क्या बाहर निकलने वाला है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और N-1 H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे। और जैसे यहाँ से जाकर तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तक देखिए, यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको इस मॉलिक्यूल्स के लिए। फिर यहाँ से दिख रहा है आपको यहाँ पे C और O। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या है, एक एक्स्ट्रा कार्बन बचा है और ये वो कार्बन ये है। मेरे कहने का मतलब है कि इतना पार्ट जो है A मॉलिक्यूल का है, इतना पार्ट जो है वो B मॉलिक्यूल का है। ठीक है, तो यहाँ से A मॉलिक्यूल आया यहाँ तक, फिर देखिए यहाँ से 4 5 पे आपने जो मिथाइल है वो इधर साइड है। यहाँ से भी सिमिलर यही प्रॉपर्टीज मिलेंगी। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये मॉलिक्यूल यदि सपोज इस साइड से अटैच होता है तो इस साइड से मॉलिक्यूल बाहर निकाल के पॉलीमराइज होकर कंटिन्यू फॉर्मेशन करता रहेगा। तो इस प्रकार से पॉलीएस्टर लिंकेज का हमें एक पॉलीमर मिलता है, जिसे PHBV कहा है आपने। ये जो पॉलीमर है वो पॉलीमर का नेचर क्या होता है कि ये पॉलीमर जो होता है वो पैकिंग और ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट जो रहते हैं उनके फॉर्मेशंस बनाने के लिए, उस कंपाउंड को बनाने के लिए या उस जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उसमें जो प्लास्टिक या फिर जो पॉलीमर रिक्वायर्ड है वो पॉलीमर जो है ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड है पॉली ग्लाइकोलिक एसिड और या फिर सॉरी ग्लाइकोलिक एसिड और दूसरा जो पॉलीलैक्टिक एसिड है। ये दो एसिड का कॉम्बिनेशन करेंगे और ये दो एसिड को आप कॉम्बिनेशन करते हैं मतलब पॉलीमराइज करते हैं, तो इनका नाम जो रहता है वो एज इट इज जो इनके नाम है उसी बेसिस पे होता है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, तो ये है ग्लाइकोलिक एसिड। इसमें ध्यान देखेंगे 1 2 ही कार्बन है और सेकंड या फिर इससे आप बोल सकते हैं अल्फा पोजीशन पे है, तो अल्फा पोजीशन से OH अटैच है, इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी और इतने पूरे को आप देखेंगे
तो एथेनोइक एसिड है, या फिर इसी को आप एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। कैसे? CH3 COOH एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट के और यहाँ पे OH आ जाएगा, ये कंपाउंड है, तो इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। इस मॉलिक्यूल का आप क्या करेंगे? पॉलीमराइज करेंगे, और यहाँ भी क्या कंपाउंड है? बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपोन है, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, और सेकंड पे बोले तो अल्फा कार्बन पे OH जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड, या फिर ऑफिशियल नेम है लैक्टिक एसिड। इन दोनों का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेंगे। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ से H निकलता है, और यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से इधर का OH और इधर का H बाहर करेगा, और सिमिलर जब दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे तो बनाएगा N-1 H2O। ठीक है, जब इसका एक मोनोमर यूनिट बनेंगे तो उस मोनोमर यूनिट का क्या करेंगे? आप पॉलीमराइज करते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे N-1 H2O मिलेगा, और ये आपस में पॉलीमराइज करते हुए आपको पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड मिलता है। अभी इस बीच में एक स्टेप गायब है, या बोल सकते हैं कि इन दोनों का मिलने के बाद एक कंपाउंड बनता है जो मोनोमर है। ठीक है, अब चाहे तो वहां पे आप N मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं, और आपको डायरेक्ट फॉर्मेशन करना है तो आप डायरेक्ट इसके सामने N लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से भी मॉलिक्यूल आगे शिफ्ट हो सकता है, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो बनेगा नायलॉन 2,6। ये सीधी सी कहानी है, जैसे नायलॉन जो आपने इससे पहले नायलॉन के बारे में डिस्कस करा था, नायलॉन 5,6, नायलॉन 6,6 और नायलॉन 6,10, तो उसमें आपने जो डिस्कस करा था सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। नायलॉन 2 क्या होगा भाई? तो देखिए 1 2, तो यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन पे अटैच है, इसलिए आप क्या, ये एक एमिनो कैटेगरी से आ जाएगा, तो इसे ग्लाइसिन कहते हैं। और आप देख सकते हैं अल्फा एमिनो, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे NH2 अटैच है, इसलिए अल्फा एमिनो, और जैसा कि ये है यहाँ पे आपने OH जोड़ा है, इसकी जगह पे NH2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये ग्लाइसिन। फिर इस प्रकार यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 नंबर पे NH2 जुड़ा, तो क्या जाएगा? 6 एमिनो, और बचे हुए 6 जो है उसको आप बोलोगे हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं आप। अब इसमें क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड का रहा, तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसीलिए ये जो रहेगा इसे आप बोलोगे नायलॉन 2। ओके, आपको पहले बताया था कि जब मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो जब आपने नायलॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें 2 मोनोमर यूनिट ले रहे थे, और 2 मोनोमर यूनिट में उनमें प्रेजेंट कार्बन के बेसिस पे नायलॉन 612 जो भी नायलॉन टाइप का फॉर्मेशन हो रहा था, तो अच्छा खास तौर से नायलॉन 610 और 66 की बात कर रहा हूँ मैं। नायलॉन 610 और 66, इसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 2 टाइप के मोनोमर यूनिट है, ये दोनों आपस में कंबाइन होती है और एक नायलॉन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब नायलॉन 2, 6 या फिर नायलॉन 5 जो इससे बना है, वो एक ही कंपाउंड की मोनोमर यूनिट को ट्रांसफर होकर नायलॉन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं, एक यहाँ पे 2 है, इसीलिए इसको नायलॉन 2 बोलोगे, और इसमें क्या होता है? इसमें 6 कार्बन है, इसीलिए आप बोलोगे इसे नायलॉन 6। ओके, नायलॉन के बारे में पहले बता चुका हूं मैं। नायलॉन NY कैसे आया? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर करा था वो न्यूयॉर्क से था, और सेकंड जो है वो लंदन, ठीक है, लंदन से था वो मॉलिक्यूल, इसीलिए वहां पे लंदन उसका जो फर्स्ट 3 डिजिट है उसको कंबाइन करके नायलॉन कंपाउंड बनाया। इसके बाद देखिए जब ये दोनों आपस में कंबाइन तो यहाँ से एक H जाएगा तो चेन इधर की तरफ ट्रांसफर होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये H और OH बाहर हो गया, तो यहाँ पे ये बन गया, मतलब ये और ये जो है इस यूनिट को आप जानते होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये एमिडो लिंकेज है, जो बायो से बिलोंग करते हैं, या जो बायो लाइन को जिनने पढ़ा होगा, तो जो एमिनो एसिड की कहानी है तो वहां पे एमिडो लिंकेज मिलता है। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है एमिडो लिंकेज है, ठीक है, और जब इसकी मल्टीपल यूनिट है तो ये जो लिंकेज है इसको एमिडो लिंकेज बोलते हैं। और आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर
ठीक है, तो ये कंपाउंड को आईएमपी करना है आपको कि ये जो फॉर्मेशन बनेगा मॉलिक्यूल, क्या वो मॉलिक्यूल बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये नायलॉन जो 2,6 है वो बायोडिग्रेडेबल है। और आपसे बाकी के भी पूछ सकते हैं, नायलॉन ऑप्शन देते हैं, नायलॉन 610, नायलॉन 66, नायलॉन 5, ये नायलॉन 26, इनमें से बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज कौन रखता है। तो आपको बता दूं नायलॉन 26 जो है बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज रखता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, बायोडिग्रेडेबल की प्रॉपर्टीज देख ली। अब जैसे आज का लेक्चर शुरू करा था, मैंने आपको स्टोइकोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था। स्टोइकोकेमिस्ट्री के बारे में क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं वो मॉलिक्यूल किस टाइप से है। मेरे कहने का मतलब उसका विजुअल क्या है। विजुअल से मतलब यह है कि उसका मॉलिक्यूल फ्रंट व्यू किधर है और बैक व्यू किधर है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसे, अच्छा ये जो पॉलीमर है वो आइसोप्रोपाइलिन जो एक पॉलीमर है, ठीक है, जिसे पीपी आपने रिप्रेजेंट करा था, उसी मॉलिक्यूल का है। तो अब देखिए ये तीन प्रकार के होता है, आइसोटैक्टिक होता है, आइसोसेंट्रिक होता है, आइसोएटेक्टिक होता है। तो इसके बेसिस में तीन है। तो आइसोटैक्टिक जो रहता है इसमें आप देखेंगे जो मिथाइल फंक्शन ग्रुप है, बोले तो जो CH3 है मिथाइल, उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसमें जो मिथाइल का जो अरेंजमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है या फिर रेगुलर होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की जो क्रिस्टलाइन नेचर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यदि मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट तो वो मॉलिक्यूल हार्ड नेचर का हो जाता है। ठीक है, और उससे जो फाइबर बनता है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर बनता है। ठीक है, सिंथेटिक की बात करते हैं तो इसमें देखिए एक इधर है और दूसरा जो आपको दिख रहा है एम से डिस्टेंस में, इसीलिए इसको आप बोलेंगे अल्टरनेट या अल्टरनेट रेगुलर है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो भी रहेगा वो आपको पता है अल्टरनेट रेगुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो है ये ऐसे आपको ये तीनों जो है तीनों आइसोप्रोपाइलिन की कैटेगरी में, और इसे शॉर्ट फॉर्म में जब आपने डिस्कस करा था मैंने आपको पीपी नाम से बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एटाटिक में आते हैं। एटाटिक में इसमें जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो मिथाइल ग्रुप का जो रीअरेंजमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रहता है, या फिर बोल सकते हैं वो रैंडमली होता है। रैंडमली होता है, इसकी वजह से इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है और मॉलिक्यूल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और उसमें इलास्टिसिटी होती है। और यहाँ तक इलास्टिसिटी ज़्यादा होने के कारण वो उसका जो मटेरियल या फिर जो पॉलीमर बनेगा वो उसमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी मतलब जैसे रबर नेचर होता है, तो आप उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज होती है। तो सिमिलर जो एडेटिक होता है वो किस टाइप का इलास्टिक नेचर है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एडेटिक नेचर जो है वो अकेला जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज रखता है। तो बेटा आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट इसके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये स्टोइकोकेमिस्ट्री ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस करा, पहले आप देखिए जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो पॉलीमर है आज अपन ने क्या देखा, PHBD है। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉलीमर है वो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है। फिर इसके बाद पॉलीलैक्टिक एसिड है। फिर इसके एसिड, फिर इसके बाद जो है नायलॉन 2,6 का फॉर्मेशन करा है। ये नायलॉन 2,6 बना है, प्रोडक्ट है, ये इसकी मोनोमर यूनिट्स है। ये आपस में कंबाइन होकर नायलॉन 2,6 का फॉर्मेशन करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज है। वैसे तो सभी बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज है क्योंकि अपना टॉपिक ही बायोपॉलीमर है। ओके, फिर सेकंड जो टॉपिक अपन डिस्कस करा वो है स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर। ठीक है, ये पर्टिकुलर काम कर रहे हैं अपन ने, ये पूरी जो कहानी पढ़ेंगे वो आइसोप्रोपाइलिन पॉलीमर्स के बारे में है। तो यहाँ पर आपको पता है, अच्छा ये जो सिर्फ तीन नहीं है, ये चेन है, पॉलीमर्स है, तो इसके बारे में देखिए आपको। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कंपाउंड जो रहता है उसे आप बोलते हैं प्लास्टिसिटी कहा जाता है। प्लास्टिसिटी देखिए